तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल का महत्व, अम्ल एवं क्षार, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं। फिर पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार परस्पर अपक्रिया कैसे करते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, क्लास 10th अम्ल क्षार एवं लवण के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में जितना भी सेकंड चैप्टर का अम्ल क्षार एवं लवण का क्या चीज़ है वीडियो बना हुआ है, जितना भी वीडियो है उसमें है, जाइए देख लीजिए। तो बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है अम्ल व क्षारक, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। अब दिया है कोष्ठक में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यह क्यों दिया है, क्योंकि धातु बाइकार्बोनेट को हम कह सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों कह सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट? देखिए एन क्या है, सोडियम धातु है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और CO कार्बोनेट हो गया ना, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट, फिर या धातु हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। अब पहले हम अम्ल का कराएंगे, किसका कराएंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया पहले हम अम्ल का कराएंगे। अब देखिए जब हम अम्ल का कराएंगे धातु कार्बोनेट, देखिए जब हम अम्ल का धातु कार्बोनेट यानी कि HCl यह है तन सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर Na2HCO3 यह क्या है, धातु कार्बोनेट है। क्या है, धातु कार्बोनेट। जब हम इन दोनों का परस्पर अपक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा लवण और CO2 और जल। देखिए यह लवण यानी कि NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, और हम लोग अपने घर में प्रयोग करते हैं जिसका नाम है साधारण नमक, और CO2 H2O यानी कि जल। ठीक, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अपक्रिया हो गया। फिर देखिए अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया, वही चीज़ है जो ऊपर था वही नीचे भी है। अब कैसे, देखिए अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट। अब यहाँ धातु कार्बोनेट था ना, अब हम इसके जगह पर कर देंगे धातु बाइकार्बोनेट। अब पूरा चीज पूरा एकदम वही है। देखिए अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट का जब हम अपक्रिया कराएंगे लवण मिलेगा, CO2 मिलेगा और जल मिलेगा। देखिए अब उदाहरण भी वही हो गया, 2HCl प्लस Na2HCO3 तिर लगा के NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक, इसको एक बार रिपीट करते हैं। पहला अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएंगे तब लवण, CO2 और जल मिलेगा। देखिए लवण मिला है यानी कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल मिला है, और तन सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह धातु कार्बोनेट हो गया। अब अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया, वही चीज है, धातु कार्बोनेट की जगह पे धातु बाइकार्बोनेट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। देख लेते हैं अम्ल एवं क्षार की एक दूसरे के साथ अपक्रिया। क्या करते हैं, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं। देखिए, लेकिन उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं क्षारक का धातु कार्बोनेट एवं धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। हम लोगों ने अम्ल का कराया है, हम लोगों ने अम्ल को किया है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जो क्षारक है ना, वह धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु बाइकार्बोनेट हो, वह क्षारक के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता है। क्या करता है, क्षारक के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता है। अब क्षारक का हो गया, अब इस पर चलते हैं, किस पर, अम्ल एवं क्षार की एक दूसरे के साथ अपक्रिया। देखिए जब अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के साथ अपक्रिया करते हैं तो वह उत्पाद में लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। किसका, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि इधर वाला होता है अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक, और इधर वाला होता है उत्पाद, क्या होता है, उत्पाद। देखिए इधर वाला अभिकारक और इधर वाला उत्पाद। तो हम लोग पढ़े हैं अम्ल एवं क्षार कैसे अपक्रिया कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए अम्ल एवं क्षार जब एक दूसरे के साथ परस्पर अपक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब कैसे, देखिए अम्ल जो है ना, अम्ल जो है क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देगा, और जो क्षारक है यह अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा, और उत्पाद में लवण और जल का निर्माण होगा। जैसे देखिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी कि क्षार
क्षारक, ठीक है। फिर लवण और जल का निर्माण कर रहा है, देखिए NaCl और H2O। अब इसका उदासीनीकरण, अब जब यह दोनों आपस में यानी कि जब यह दोनों आपस में क्या करेंगे, अब क्रिया करेंगे, तब उदासीनीकरण का परिभाषा यानी कि उदासीनीकरण हो जाएगा, उदासीनीकरण अब क्रिया होगा। देखिए जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी कि जो अम्ल है वह क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा, और जो क्षारक है वह अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देगा, कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अब यह भी हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। अब जान लेते हैं पीएच स्केल। क्या चीज? पीएच स्केल। अब देखिए पीएच स्केल क्या होता है? क्या चीज? पीएच स्केल। पहले हम पीएच स्केल को बना लेते हैं, देखिए अब पीएच स्केल को बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए सीधा है, ठीक है। अब देखिए इधर वाला 1 2 3 स्केल को हम बना रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत हो गया, अभी और जा सकता है। देखिए अब इसका पीएच स्केल, या तो स्केल हो गया, यह स्केल है, लेकिन पीएच स्केल क्या? देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। 7 से नीचे यानी कि 6 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि 7 से नीचे अम्ल को बताता है। क्या बताता है? अम्ल को बताता है। और 7 से ऊपर क्षारक को बताता है। किसको बताता है? यानी कि क्षार को बताता है। अम्ल से यानी कि 7 से नीचे अम्ल को और 7 से ऊपर क्षार को बताता है। और 7 होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? 7 होता है उदासीन, ठीक है। 7 से नीचे अम्ल और 7 से ऊपर क्षार और 7 उदासीन होता है। अब देख लेते हैं हमारे जीवन में पीएच स्केल का महत्व। हमारे जीवन में पीएच का मान क्या है? देखिए हमारे दैनिक जीवन में, देखिए अब हमारे पूरे शरीर का पीएच मान होता है 7 से 7.8 तक। कितना? 7 से 7.8 तक। किसका पीएच मान? पूरे बॉडी का पीएच मान, ठीक है। पूरे बॉडी का पीएच मान होता है 7 से 7.8 तक होता है। कितना होता है? 7 से 7.8 तक। अगर जो 7 से 7.8 अगर 7 से कम आया या फिर 7.8 से अधिक गया तो क्या होगा? हमारा जो शरीर है वह रोगों से ग्रसित हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अब जो हमारा वर्षा होता है ना, जो वर्षा होता है उसका पीएच मान होता है 5.6। कितना होता है? 5.6 होता है। लेकिन जब यह 5.6 से कम होगा, क्या होगा? 5.6 से कम हो जाएगा तब कहलाने लगेगा अम्लीय वर्षा। क्या कहलाने लगेगा? अम्लीय वर्षा। जब अम्लीय वर्षा कहलाने लगेगा तब देखिएगा जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं अम्लीय वर्षा के कारण। और जो ताजमहल है वह पहले बहुत सफ़ेद था, अम्लीय वर्षा के कारण थोड़ा थोड़ा देखिएगा पीला पड़ चुका है। फिर अब इतना हुआ, हमारे जो पौधे होते हैं उनको भी अम्ल की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा अम्ल की ज़रूरत नहीं होती है।